अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। चैप्टर नंबर 17 सेल टैक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके टॉपिक 2.5 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम 2.6 से जो है वो ऑनवर्ड्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, ऐसी पेमेंट जिसके ऊपर सेल टैक्स ना लगे, वो कौन कौन सी हैं? आपकी फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी इंपोर्ट गुड्स को ये डिक्लेयर कर सकती है कि इसके ऊपर जी इसकी जो सप्लाई है यानी कि जो इंपोर्ट आपने की है इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा, या इसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो कंप्लीट लगेगा, या कम्प्लीटली सेल टैक्स माफ़ है, या पार्टली सेल टैक्स लगेगा। तो ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास एम्पावर्ड है। ये सेक्शन किस में आता है? सेक्शन 60 में आता है। तो सेक्शन यहाँ भी याद करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए और इनको जो है आपको समझ के आना चाहिए और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है? इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन नंबर की आ सकती हैं। इनके ऊपर आपने ग्रिप कर लेनी है, इनको अच्छे से जो है वो याद कर लेना है। एक तो बुक की डेफिनेशन है, दूसरी मैं आपको इजी डेफिनेशन बताऊंगा तो आप कॉपी पेंसिल लेकर जो है वो उसे साथ साथ लिख भी सकते हैं। इंपोर्टर क्या है? इंपोर्टर इज़ एनी पर्सन्स हु इम्पोर्ट एनी गुड्स इनटू अ पाकिस्तान। इंपोर्टर वो है जो बाहर से कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर मंगवाता है और पाकिस्तान के अंदर उसे मंगवा कर जो है उसकी सप्लाईज करता है, वो क्या है? वो हमारा इंपोर्टर कहलाएगा। मतलब अगर आप बाहर से आपका बिज़नेस है, आप जो हैं गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? आप इंपोर्टर कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर आ जाता है और प्रोड्यूसर आ जाता है। यहाँ पे जो चीज़ गौर फिक्र है, जो देखने वाली चीज़ है, वो है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ठीक है। इस चीज़ में जो है वो लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं क्योंकि एक डेफिनेशन है मैन्युफैक्चर की और प्रोड्यूसर की, यानी कि ई के बाद आर नहीं आ रहा है, साथ ही नीचे ये देखेंगे डेफिनेशन भी है। कभी कभी वो क्या करता है, एग्जामिनर आपसे मैन्युफैक्चर पूछता है, आप मैन्युफैक्चरर लिख देते हैं, वो मैन्युफैक्चरर पूछता है, आप मैन्युफैक्चर लिख देते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। मैन्युफैक्चरर क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है एक तो वो है, दूसरी जो मैं आपको आसान डेफिनेशन बताने लगा, आप कॉपी पेंसिल पकड़ के जो है लिखना शुरू कर दें। मीन्स अ पर्सन हु इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेदर और नॉट रॉ मटीरियल आर ओन्ड बाय हिम। यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बता चाहूँ, ऐसा पर्सन्स जो मैन्युफैक्चरिंग करता हो गुड्स की, रॉ मटेरियल उसने परचेज़ किया हो या ना किया हो। ये कौन सा पर्सन हो सकता है? मतलब आप किसी पर्सन के पास गए, उसको कहते हैं यार इसके ऊपर जो है इस चीज़ की आपने कटिंग कर देनी है, या इस चीज़ का आपने जो है पैकिंग कर देनी है। अब उसके पास रॉ मटेरियल तो उसने परचेज़ नहीं किया उस चीज़ का, लेकिन वो पैकिंग कर देता है, कटिंग कर देता है। तो ये सारी चीज़ें नीचे जो है उसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस की हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। 3 बुलेट्स के अंदर से चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में क्या आ जाएगा। लेकिन अगर आप आसान लफ्ज़ों में लिखना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर क्या है? मीन अ पर्सन हु इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेदर और नॉट द रॉ मटेरियल आर ओन्ड बाय हिम। यानी कि रॉ मटेरियल से परचेज किया हो या ना किया हो, इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, टोल मैन्युफैक्चरर, TOLL। टोल मैन्युफैक्चरिंग वो क्या होता है? अगर हम उसे डिस्क्राइब करना चाहें, टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है? पर्सन इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज देता है, सच एज प्रिंटिंग, कलरिंग, डाइंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ अनदर पर्सन। किसी और पर्सन का जो होता है उसके वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उधर प्रिंटिंग कर सकता है, कलरिंग कर देता है, डाइंग कर देता है, ठीक है जी। ये इसको हम क्या कहते हैं? टोल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ये आपसे पूछ भी सकता है। अगर मैं डिस्कस करूं तो मार्च 2013 के क्वेश्चन में जो है उसने इसको पूछा भी था। तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन को आपने अच्छे से देखना है, प्रोड्यूसर की यहाँ से याद करनी है, यहाँ से कर लें, या जो मैंने लिखवाई है वो आप देख लें। उसके बाद आ गया मैन्युफैक्चर, ई के बाद आर नहीं आ रहा, और प्रोड्यूसर। इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें कि मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर क्या होता है, तो इसे जो है बुलेट्स में आपने लिखना शुरू कर दें। मैं आपको लिखवाता जाता हूँ। एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंग्विश आर्टिकल। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आर्टिकल को जो है वो किसी और आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि चीज़ों को बनाना। एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज so changed or reshaped that it become capable of being put to use differently। यानी कि उसका जो है उसको इस तरह शेप में चेंज कर दिया जाए कि उसका यूज़ जो है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे आपके पास वुड है, वुड को आप जो है फर्नीचर में कन्वर्ट कर दें, वुड को आप डेस्क में कन्वर्ट कर दें, आप बैठने के लिए यूज़ कर लें, चेयर बना लें, टेबल बना लें, तो उसका जो है यूज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट हो जाता है। एनी प्रोसेस
इंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ऐसा जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लाजमी होनी होती हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग के ज़िम्मे में आएंगी। जैसे अब आपने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर को पेंट करना ज़रूरी है, फर्नीचर को पॉलिश करना ज़रूरी है, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो कंसिडर होगा। उसके अलावा प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, ये भी सारी चीज़ें जो है किसमें डिस्कस होंगी, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही जो है वो डिस्कस होंगे। असम्बलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डिल्यूटिंग, बोटलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो डिस्कस होंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रिटेलर। रिटेलर क्या है? तो सबसे पहले रिटेलर को समझने से पहले जो हमें चीज़ समझनी है वो है रिटेल प्राइस। वो क्या होती है? तो रिटेलर से पहले हम रिटेल प्राइस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रिटेल प्राइस क्या है? मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इंक्लूसिव ऑफ ऑल द चार्जेस एंड टैक्सेस एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, यानी कि उसके अंदर तमाम टैक्सेस हों, तमाम चार्जेस हों, लेकिन उसमें सेल टैक्स शामिल ना हो एट अ पार्टिकुलरली। ठीक है, आइटम्स के ऊपर आपने देखा होगा कि आइटम्स के ऊपर अक्सर जो है वो लिखा होता है, पिछली साइड्स के ऊपर जो है बॉक्स के ऊपर, प्रिंटेड बॉक्स के ऊपर जो है वो एक प्राइस लिखी होती है। उस प्राइस के ऊपर क्या होता है, प्रिंटेड बॉक्स पे प्राइस जो लिखी होती है वो आपकी रिटेल प्राइस होती है। अगर आप जो है पत्ती का डब्बा उठाएं लिप्टन का, ठीक है, मेरे ख्याल से 480 रुपये का है, तो उसके पीछे आप देखेंगे 320 या 370 रुपये जो है वो प्राइस लिखी होगी, जिसके ऊपर 17 रुपये जो है वो सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा, वो क्या आपका सेल टैक्स है। तो रिटेलर प्राइस कौन सी है? जो उसके पीछे लिखी होती है। अब रिटेलर क्या होता है? रिटेलर, एक तो डेफिनेशन यहाँ पे, दूसरी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग अ गुड्स टू अ जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन प्रोवाइडेड दैट इफ ही कंबाइंस द बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड रिटेलर और मैन्युफैक्चर। ठीक है, मीन अ पर्सन, ऐसा पर्सन जो सप्लाइंग करता है गुड्स टू अ जनरल पब्लिक, हमें यानी कि जनरल पब्लिक जिन्होंने कंजम्पशन वगैरह करनी होती है, जनरल पब्लिक को अगर वो चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करता है, वो आपका क्या कहलाता है? रिटेलर कहलाता है। सेक्शन 2 और 28 के अंदर ये आ रहा है। रिटेलर प्राइस को जो है हमने कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर साहब क्या होते हैं? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो डिस्कस करना चाहें, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? मीन अ पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर साहब इसको अपॉइंट करते हैं, इम्पोर्टर साहब इसको अपॉइंट करते हैं, और एनी द अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक एरिया टू परचेज द गुड्स फॉर हिम फॉर द फर्दर सप्लाई and includes a person who is also engaged in supply as a wholesaler or a retailer। तो ये आपका क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। मतलब ये कि आपके जो हैं पर्सन जो है मैन्युफैक्चरिंग पर्सन, इम्पोर्टर या कोई और पर्सन जो है इनको अपॉइंट करता है कि अपनी हमारी चीज़ें वगैरह जो है वो आके मार्केट में सेल करो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आपने अक्सर देखा होगा शॉप्स वगैरह के ऊपर कॉपी पेंसिल लेकर आए होते हैं और कह रहे होते हैं सर जी कितना माल लिखा, तो वो यही चक्कर होता है कि वो जो माल लिख रहे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है वो क्या है? इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट द डिस्ट्रीब्यूटर इज़ परचेजिंग द गुड्स एंड देन सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? पहले गुड्स को परचेज करता है, फिर जो है उन गुड्स को जो है वो जाके मार्केट के अंदर जो है वो सेल करता है। अब होल सेलर क्या होता है? जैसे डिस्ट्रीब्यूटर चीज़ें वगैरह जो है ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद जो है वो सप्लाई करता है मार्केट के अंदर जाके, वो तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने एजेंसियाँ वगैरह परचेज़ की होती हैं, ये आप जो हैं परचून की दुकानों के ऊपर चीज़ें वगैरह जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होल सेलर क्या होते हैं? होल सेलर को अगर हम डिस्कस करें तो होल सेलर क्या होते हैं? ये डीलर्स होते हैं जो क्या करते हैं? बिज़नेस को कैरी करते हैं, सेल गुड्स जो हैं बाय करते हैं और उनको सेल करते हैं। किसके ऊपर? होल सेल प्राइस के ऊपर। होल सेल प्राइस के ऊपर क्या होता है कि कुछ डिस्काउंटेड प्राइस हमें दे देते हैं, जिसके ऊपर वो हमें मार्केट में जो है, जैसे आपके जो हैं ये हाइपर स्टार, ये चीज़ें आपको होल सेल पे दे रहे थे। मतलब कोई और बंदा भी ख़रीदने वहाँ से जाता है तो वो होल सेल के ऊपर कुछ डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको चीज़ें वगैरह जो हैं वो दे रहे होते हैं, वो क्या होती है? आपकी होल सेल प्राइस होती है। और होल सेल प्राइस के ऊपर जो है वो चीज़ें आपको दे रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो कि लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये क्या बात हुई जी? रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा होता है जो लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये तो कोई डेफिनेशन की सेंस ना बनी, यानी कि इसको थोड़ा सा जो है हम अगर आसान करना चाहें, रजिस्टर्ड पर्सन मीन अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल्स टू बी अ रजिस्टर अंडर अ सेल टैक्स एक्ट। सिंपल,
ऐसा पर्सन जो सेल टैक्स के एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड करता होगा, रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, ये रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। पर्सन लायबल्स टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड बाय एनी बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। जो पर्सन रजिस्टर नहीं होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन के जो बेनिफिट्स वगैरह जो मिलते हैं वो नहीं ले सकता। अब रजिस्टर्ड पर्सन के बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन के बेनिफिट्स असल में ये होते हैं कि जब रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको टैक्स के अंदर, सेल टैक्स के अंदर एक तरीके से जो है वो रिलीफ मिलता है। जब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे तब हमें जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आएगा कि उसे रिलीफ कैसे मिलता है और ये क्या होता है। लेकिन अभी तक जो है आप जो आपकी जो आसान डेफिनेशन है उसे जो आप मद्देनज़र रखें। ऐसा पर्सन जो सेल टैक्स के एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लायबल हो, रजिस्ट्रेशन के काबिल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। अब आपकी बुक ने जो है वो पर्सन की डेफिनेशन भी जो है वो एक्सप्लेन किया कि पर्सन क्या होता है। ये तो हमें समझ आ गया कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है, लेकिन पर्सन क्या होता है? पर्सन में क्या क्या चीज़ आती है? पर्सन में आ जाता है इंडिविजुअल, अ कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या आ जाती हैं? आपकी पर्सन में आ जाती हैं। पर्सन की डेफिनेशन में बहुत कुछ आ रहा है, यानी कि आपने लॉ, जब आपने टैक्स का पेपर परफॉर्म करना है और वहाँ पे कोई चीज़ें जो हैं लिखनी है, किसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि पर्सन के लफ्ज़ को आप समझें। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए और आप जो है वहाँ पे पर्सन लिख रहे हो, लेकिन वो पर्सन वहाँ पे इस तरह कंसिडर होगा कि वो इंडिविजुअल भी कंसिडर होगा, कंपनी भी कंसिडर होगा, एओपी भी कंसिडर हो रहा होगा, फेडरल गवर्नमेंट भी कंसिडर होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंसिडर होगा, लोकल अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान ये भी कंसिडर होगा, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, ठीक है, ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स ये भी कंसिडर होगा, ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी कंसिडर होगा। तो पर्सन की डेफिनेशन भी जो है वो आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेनी है और इस डेफिनेशन को भी जो है वो आपने अच्छे से गौर के साथ जो है वो देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टैक्सेबल एक्टिविटीज़। टैक्सेबल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं यहाँ पे बताएंगे। टैक्सेबल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और जो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ में नहीं आती वो बताएंगे। इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आप ये वाली जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ये याद ना करें। अगर आपके पास टैक्सेबल एक्टिविटीज़ आ जाए तो आप नीचे वाली नॉन टैक्सेबल एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें लिख दें और साथ ये लिख दें कि टैक्सेबल एक्टिविटीज़ अदर दैन दीज आर कॉल्ड टैक्सेबल एक्टिविटीज़, यानी कि ये ए से लेकर सी तक पॉइंट तक लिख दें और वहाँ बता दें कि ये क्या होंगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होंगी। अच्छा, अगर वो आपसे पूछेगा टैक्सेबल गुड्स क्या हैं तो आपने जो है टैक्सेबल गुड्स में लिखते हैं टैक्सेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच डज नॉट इंक्लूड, नीचे ये 3 पॉइंट्स लिख लेने। अगर वो पूछ ले कि नॉन टैक्सेबल गुड्स कौन सी हैं तब भी आपने ये 3 पॉइंट्स लिख लेने। मतलब ये आपको ऊपर वाले 3 पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे वाले 3 पॉइंट्स उसे बता देंगे तो वही हो जाएगा। इसमें क्या आता है, अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी के मुलाजिम है, उसको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी जो गुड्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल काउंट नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप मुलाजिम के तौर पे काम कर रहे हैं और मुलाजिम के तौर पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आपकी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं फॉल करेंगी। दूसरा क्या, आपका कोई हॉबी है, कोई शौक है, जैसे सिंगिंग करना, फोटोग्राफी करना, ये आपकी हॉबी वगैरह, तो ये क्या है, ये भी उसके अंदर फॉल नहीं करेगी। सी पॉइंट के अंदर उसने उसी क्लॉज बी, ये जो बी क्लॉज है उसी को उसने जो है वो नीचे जाकर डिफाइन किया हुआ है कि वो भी जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आएंगी। तो इन 3 पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद कर लेना। ऊपर जितनी भी हमने डेफिनेशन जो है वो डिस्कस किए हैं वो सारी आपने अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे और वैल्यू ऑफ सप्लाई को जो है वो देखेंगे। तो डेफिनेशंस आपने इसलिए याद करनी है, डेफिनेशन जो है वो पूछ लेता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डेफिनेशन के तौर पे याद कर लें और उसके तौर पे हम इसको कल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।